हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 25 से 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो मतलब 26 जुलाई से पहले पहले के आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो इस पूरे सेशन में ऐड होने वाले हैं। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए दिया है, केवुल लामजो नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच रेयर एनिमल। ये एक तरीके का नेशनल पार्क है और ये किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इनका आप सही चुनाव करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। What was the name of the operation launched by the Indian Army in 1999 to evict the Kargil intruders? वर्ष 1999 में जो कारगिल घुसपैठ है उसको खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम था? तो यह था ऑपरेशन विजय। आपको पता होगा कि 26 जुलाई को हर एक साल जो है कारगिल विजय दिवस के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि ये जो दिन है वो 1999 की जो कारगिल लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में जो है ये डे हमारा पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस लड़ाई में जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जवानों ने जो है देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और ये जो युद्ध है वो तब शुरू हुआ था जब पाकिस्तान के सैनिकों ने जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है ना उसको उन्होंने क्या किया था, पार करके जो कारगिल की पहाड़ियाँ है ना वहाँ पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया था तो उसके बाद ही ये युद्ध शुरू हुआ। और भारत ने इन पहाड़ियों को वापस लेने के लिए आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन विजय और एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये दो इम्पॉर्टेंट जो है हिस्ट्री में हमेशा रहेंगे, इन दोनों ऑपरेशंस को किया था। और 26 जुलाई 1999 को भारतीयों ने दुश्मनों को भगाकर अपनी जीत का ऐलान डिक्लेयर कर दिया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पूरी लड़ाई में जो है हमारे जवान जो है लगभग 527 जवान जो है उन्होंने देश के लिए जो है कुर्बानी दी थी। और उन्हीं के जज्बे की बदौलत जो है हम इस युद्ध में विजय अपनी हासिल कर पाए थे। और भारत ने 26 जुलाई 1999 को अपनी विक्ट्री जो है वो घोषित कर दी। और ये एक अहम दिन है। हाल ही में अमेरिका ने जबरन श्रम, जिसको फोर्स लेबर बोलते हैं, इन चिंताओं के तहत भारत पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित सेक्शन 301 शुल्क को हटाकर कितने प्रतिशत यहाँ पर कर दिया? रिसेंटली द यूएस हैज रिड्यूस द प्रपोज सेक्शन 301 टैरिफ ऑन इंडिया अंडर फोर्स लेबर कंसर्न्स टू व्हाट परसेंटेज? तो ये कर दिया है 10%। अब अमेरिका ने जो अपनी ट्रेड लॉ जो है इसको हम लोग एक एक्ट बोलते हैं 1974, तो इसका एक सेक्शन है 301। तो इसके तहत जो नए ट्रेड रूल्स हैं ये एक तरीके से इन्होंने पक्के कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये अभी एक फ़ैसला बेसिकली जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें जो फोर्स लेबर है इनकी जांच करने के बाद यहाँ पर लिया गया, ठीक है। तो कई मायनों में ये जो है फ़ैसला काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बातचीत के बाद भारत पर लगने वाला जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो टैरिफ है 12.5 से घटकर जो है उसको यहाँ पर इन्होंने 10 कर दिया है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये वाला डेटा, ठीक है। और भारत से अमेरिका होने वाले एक्सपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि जो जेनरिक मेडिसिन हैं और स्मार्टफोन्स हैं और कुछ जो है हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं। स्टील, एल्युमिनियम और जो ऑटो आपके पार्ट्स हैं इन पर नए नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से ही अमेरिका के जो सेक्शन 232 है, एक नया कानून है, इसके तहत ये पहले ही आते हैं, तो इस पर कोई नया यहाँ पर वो नहीं लगेगा। और जो इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल है और केमिकल है इस पर नया जो 10% का जो टैक्स है वो लगेगा। लेकिन भारत का मानना है कि बातचीत से जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं इनको बचाने में हमें मदद मिली है, तो अभी 10% पर जो है ये वाली बात इनकी बन चुकी है। ओके। Who clinched the bronze medal in men's heavyweight para powerlifting to open India's medal account in the 2026 Commonwealth Games? अभी जो पैरा पावर लिफ्टर हैं इनका नाम है झंडू कुमार। तो इन्होंने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपना पक्का कर लिया है। और आप ऐसे मानकर चलें कि ये जो मेडल है वो मेंस का जो हैवी कैटेगरी है, मेंस हैवीवेट कैटेगरी, इन्होंने इसमें जीता है। और इस टूर्नामेंट में भारत का जो सबसे पहला जो ऑफिशियल मेडल है वो यही है। और इनकी बात की जाए तो ये झंडू कुमार बचपन से पोलियो जैसी बीमारी से पीड़ित रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
और उन्होंने 190 किलोग्राम का वजन उठाया और 130.9 पॉइंट्स हासिल करके जो है ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम पर यहाँ पर किया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूछा जाएगा कि जो झंडू कुमार हैं ये कौन से स्पोर्ट से जो है बिलोंग करते हैं, तो आप बता दोगे ये पावर लिफ्टर। हाल ही में हांगकांग में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने रजत पदक यहाँ पर जीता है। देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स के अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, तो जो भारतीय शूटर संयम बिज हैं तो इन्होंने जो है महिलाओं के 10 मीटर का जो एयर पिस्टल है इसमें सिल्वर मेडल अपने नाम पर किया। ये टूर्नामेंट ISSF जो वर्ल्ड कप है ये चीन के एक हांगजाऊ शहर यहाँ पर यह हुआ। तो आपको याद रखना है इवेंट का, ये जो इंडियन शूटर हैं संयम बिज तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेंस का 10 मीटर एयर पिस्टल। ये जो ISSF वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर है, हांगजाऊ चाइना में। तो ये इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का ये पहला मेडल जो है इन्होंने खाता भी खोल दिया है। और आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे से आपको अपडेट्स मिलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। और गोल्ड मेडल जीतने से जो है ये केवल 0.2 पॉइंट्स पीछे रहेंगी, वरना इनको गोल्ड मिल सकता था, इनके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे। During which session meeting of the UNESCO was the decision taken to include सारनाथ on the World Heritage List? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में ये एक मौजूद बहुत ही प्राचीन बौद्ध स्थल है सारनाथ, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल यहाँ पर कर लिया गया। अभी जो 48th सेशन हुआ उस दौरान जो है ये डिसीजन लिया। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एक बुशान शहर में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है तो अभी उनका 48 सेशन होता है कहाँ पर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुशान शहर में। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ की, इसको हम लोग जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सारनाथ जो है ये वही बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा ने बोधगया में ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश जो है वो यहाँ पर दिया था। इस ऐतिहासिक जगह पर कई जो हैं बहुत ज़रूरी इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे धमेक स्तूप है यहाँ पर, और चौखंडी स्तूप है और अशोक स्तंभ है। तो इसके जो खंडर हैं वो यहाँ पर देखे गए, और जो ASI है वो इसका पूरा जो है जिम्मा संभाले हुए है। और इसी अशोक स्तंभ के जो शेर वाले ऊपरी हिस्से को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक जो है नेशनल एम्बलम भी बनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये सारनाथ जो है इसको अभी यूनेस्को ने ऑफिशियली जो है यूनेस्को साइट का दर्जा दे दिया है। और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, 3rd सेंचुरी BC टू 12th सेंचुरी CE। जो साइट में जो एक्सटेंसिव आर्कियोलॉजिकल हैं तो उन्होंने जो है इसको इतना आंका है अपने हिसाब से। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिसेंटली अनवील्ड हाउ मेनी RS ऑफ रिस्पॉन्सिव टैक्स गवर्नेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द 166 इनकम टैक्स डे। ये जो RS है ना, ये मत देखना कि रुपीज़ का सिंबल है। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी जो निर्मला सीतारमन जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो इन्होंने 166 जो आयकर दिवस के अवसर पर जो है बहुत सारे R का अनावरण किया है। अब इन R का मतलब भी होता है, वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो अभी इन्होंने 5 R जो हैं वो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया। आजकल आपने देखा होगा कि जो ये करंट गवर्नमेंट है ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है R फॉर्मेट में होती हैं। तो इन्होंने जो 5 R दिए हैं वो कौन से हैं, एक है जो 5 R's ऑफ द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है, ये रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड, रिड्रेस, रिफ्लेक्ट एंड रिफॉर्म। तो अब ये 166 इनकम टैक्स डे का सेलिब्रेशन हुआ, तो उस दौरान जो है इन्होंने ये 5 R अपने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। तो रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड, रिड्रेस, रिफ्लेक्ट और रिफॉर्म। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि टैक्स को लेकर जो है पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी के मामले, लिटिगेशन कम होने चाहिए और टैक्स देने वालों को ध्यान में रखकर जो है काम करना चाहिए ताकि लोग खुद अपनी मर्जी से टैक्स भर सके। और गवर्नमेंट आपको पता है कि पूरी की पूरी टैक्स पेयर्स मनी से ही अपना काम चलाती है। तो वित्त मंत्री ने जो नए इनकम टैक्स एक्ट है 2025 इसको लागू करने और ई फाइलिंग को और बेहतर बनाने, जल्दी रिफंड मिलने और शिकायतों को तेज़ी से सुलझाने की बात पर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया हुआ है। ठीक है।
और न्यू दिल्ली में जो इनका सीबीडीटी के द्वारा एक जो कार्यक्रम होता है वो आयोजित किया जाता है, और 166 इनकम टैक्स डे जो है ये न्यू दिल्ली में अभी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 NFHS 6, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैव इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज। देखो क्या हुआ है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी हो ना वो इंस्टीट्यूशन में हो। पहले जो आपने देखा कि घर में दाई वगैरह की मदद से हुआ करती थी, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है और उस पर एक अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रही है। तो अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 है, इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में माँ और बच्चे की सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में। तो इस सर्वे की अगर बात की जाए तो ये बढ़कर जो है, जो क्लिनिक या अस्पताल में होने वाली जो डिलीवरी हैं वो बढ़कर 90.6% हो गई हैं, और पहले जो NFHS 5 था ना उसमें 88.6 थी। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो हुआ क्या है कि जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल है तो इसका स्तर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ा है, और बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है ये भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर हुआ है। तो ये भी आंकड़े आए हुए हैं, तो जिसमें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं 90.6% तक हो गई हैं। और इसमें ये भी पता चला है कि अभी एक सर्वे था, इसके साथ में ये भी सर्वे हुआ है कि जो बड़े लोगों में मोटापा, ओबेसिटी और डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। अब आप देखिएगा ना कि जो पैकेजिंग फूड है ना वो बहुत चरम पर है। अगर आप पैकेजिंग फूड देखोगे तो सुबह से शाम तक अगर आप खुद काउंट करोगे तो बहुत सारी चीज़ लोग जो है पैकेजिंग फूड में खाते हैं, और ज़्यादातर बाहर आप देखते हो किसी आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी चले जाओ या फिर कोई फास्ट फूड कॉर्नर पे भी चले जाओ तो वहाँ पर भी आपको यही सब मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे हों तो उनको भी हमें हैबिट ये डालनी चाहिए कि एटलीस्ट घर का बना हुआ और लौकी तुरई और जो लाइव फूड होता है, लाइव फूड का मतलब आप ऐसे समझें कि रात में जब आप चने भिगा देते हैं और वो सुबह तक फूलकर अंकुरित हो जाते हैं, तो जो अंकुरित चने होते हैं वो हमें खाने चाहिए। ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और भी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। सही मायने में हमें होलसम फूड भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मिलेट्स वगैरह हैं। अब केवल आटा खाने से ही काम नहीं चलेगा, आटे में ज़्यादातर जो है मात्रा बेसन की, जौ की, ये भी मिलानी पड़ेगी ताकि जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और चीज़ों की अपेक्षा जो है इसको इम्प्रूव किया जाए। आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक चपाती, एक रोटी खाई और वो आपके पेट के अंदर जाती है तो वो डाइजेस्ट होने के बाद में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बहुत जल्दी से स्पाइक करती है। अगर आप 4 रोटियां खा लोगे और आपको ब्लड शुगर है तो आपको ये नुकसान करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 1 रोटी या 2 रोटी ज्वार की खाओगे और सैलड काफ़ी सारा खाओगे तो उससे क्या होता है कि ये स्लो डाइजेशन होगा। कर्ड वगैरह हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है अभी ये बीमारियां हमारी इतनी सारी आगे बढ़ रही हैं, और ये रिपोर्ट में जो है ये हवाला भी यहाँ पर दिया गया। तो हुआ क्या कि जैसे ये बीमारियां बढ़ रही है, इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये आपको कम्युनिकेट नहीं करती हैं लेकिन डायरेक्टली आपके अंदर धीरे धीरे करके आती रहती हैं, और जब 55-60 साल के हो जाते हो तो ये अपना बम फोड़ती हैं। तो इनसे बचने का तरीका यही है कि रेगुलर वॉक करें, दौड़ें और अपने आप को हष्ट पुष्ट रखें। बट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं इसका रेटा 90.6% हो चुका है। ये चीज़ आप जो है नोट यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, तो ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। How many Starlinks B3 satellite were deployed during the Starship test? अभी क्या हुआ है कि जो SpaceX है इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, तो इसकी 13वीं जो टेस्ट उड़ान है इसको सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा कर लिया है। और इस मिशन के दौरान जो है पहली बार अगली पीढ़ी के जो है 20 स्टारलिंक और B3 सैटेलाइट जो है इनको अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जो स्टारलिंक नेटवर्क के लिए काफ़ी बड़ा मील का पत्थर, जो माइलस्टोन है वो यहाँ पर रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 3rd टेस्ट फ्लाइट स्टारशिप की होती है, SpaceX ने इसको किया हुआ है। ठीक है, और इसमें सब सारा जो क्रेडिट है वो एलन मस्क का ही है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की ये कंपनीज हैं, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो गैर स्थायी सदस्य के लिए किस कार्यकाल हेतु अभियान जो है वो शुरू किया है। इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स कैंपेन फॉर द यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट फॉर विच टर्म। तो अभी जो 2028 से 29 वाला जो कार्यकाल है इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपना जो चुनाव अभियान है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है।
इसमें जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भारत का नज़रिया सबके सामने रखा, जिसमें आतंकवाद को मिलने वाले पैसों को रोकने के लिए और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इस पर अपना काफ़ी फोकस किया और एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। और टर्म आपसे पूछा सकता है कि कौन से टर्म के लिए भारत ने जो है यहाँ पर अभी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि भारत ने अपनी जो शांति विजन है, ये जो शांति विजन है इसको बोलेंगे सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू द नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो ये विज़न पेश किया है और यानी जो नियम हैं और जो भरोसे और ईमानदारी हैं इनके जरिए सबका विकास यहाँ पर करना। और इस विजन में शांति, आपसी सहयोग और ग्लोबल साउथ के जो देशों के समर्थन की बात यहाँ पर कही गई है। भारत ने यूएन में सुधार लाने के लिए अपनी बात को फिर से दोहराया और खासकर जो यूएनएससी है इसको और ज़्यादा असरदार और न्याय संगत बनाने के लिए। अगर भारत इस चुनाव को जीतता है तो इसमें जो यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत का ये 9वां कार्यकाल होगा। तो 9th टेन्योर के लिए भारत यहाँ पर अभी फाइट कर रहा है। ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिलीज इंडियाज फर्स्ट मंथली ट्रायल इंडेक्स ऑफ द सर्विसेज प्रोडक्शन ISF। तो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इन्होंने अभी जो पहली बार भारत की जो ट्रायल बेसिस पर जो भारत की पहली मंथली इंडेक्स ऑफ सर्विसेज ISP है इसको यहाँ पर जारी किया। तो बेस ईयर क्या रखा गया है, 24-25 है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये रहेगी। और दूसरी चीज़ आप ऐसे समझिए कि जो इंडेक्स है ठीक वैसे ही काम करता है जैसे जो IIP नहीं रहता इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो भारत के सर्विस सेक्टर की हर महीने जो जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो इसका जो दायरा है वो कुछ ऐसा ही है IIP की तरह। ठीक है। दूसरी जरूरी चीज़ है कि इस पहली रिपोर्ट में सर्विस सेक्टर के जो 19 सब सेक्टर्स हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है और भारत के पूरे जो सर्विस सेक्टर का करीब जो है 60% ये हिस्सा है। इनमें से 14 में जो डबल डिजिट यानी 10% से ज़्यादा की बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिली है। तो इस न्यूज़ के मायने आप ऐसा समझ लें कि जो ये इंडेक्स बनाने के लिए जो है GST, सरकारी रिकॉर्ड और ASI SSC सर्वे जैसी अलग अलग जगह से डेटा लिया जाता है और हर महीने लगभग 60 दिन के गैप के बाद में जो है इसको जारी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो ये है आपका ISP, फर्स्ट एवर मंथली इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, अभी भारत ने रिलीज कर दिया है। By what percentage did India's net direct collections rise to reach rupees 6.51 lakh करोड़। क्वेश्चन कहा गया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसका भी जो नया डेटा आया उसके हिसाब से 13 जुलाई 2026 तक भारत का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये 16.4% से बढ़कर 6.51 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो 16.4% से बढ़ा है 6.51 लाख करोड़ जो है ये 13 जुलाई के आंकड़े के हिसाब से ये हो गया है। और टैक्स कलेक्शन में ये जो बढ़ोतरी है वो कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स और जो STT है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इनके तीनों के बढ़ने की वजह से जो है ये आंकड़ा हमें यहाँ पर मिला है। और अगर हम ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये 16.11% से बढ़कर 7.74 लाख करोड़ हो गया है। जबकि लोगों को मिलने वाला जो टैक्स रिफंड है ये भी 14.57% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ जो है ये हो गया। मतलब इतना पैसा लोगों को एज अ रिफंड के रूप में दिया गया है। तो इस दौरान जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसका कलेक्शन 2.40 लाख करोड़ था और जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स है इसका कलेक्शन 3.85 लाख करोड़ रुपए जो है ये पहुंच गया है। और अगर आप शेयर बाजार से जुड़े सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करोगे तो उसमें भी काफ़ी बड़ा उछाल आया है, जो पिछले साल के 17,876 के मुकाबले से बढ़कर जो है ये जो आंकड़े हैं वो आपके 26,429 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच गए हैं। विच यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड लेप्रोसी आ नोटिफाइबल डिसीज़। अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर ने हाल ही में जो लेप्रोसी होती है जिसको अभी हाल ही में कुछ स्ट्रोक को जो है अपने यहाँ पर नोटिफाइड डिसीज़ जो है ये कह दिया है। तो होता क्या है कि मतलब इस जो नोटिफाइबल डिजीज़ होती है इनकी जानकारी आपको कानूनन रूप से सरकार को बताना जरूरी होता है। तो इस आदेश को जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1897, ठीक है, ये 1897 के तहत जो है इन्होंने यहाँ पर इसको डाला है। और इस सेक्शन के तहत जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो इन्होंने भी निर्देश भी जारी किए और इस नियम के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल व डॉक्टरों को कुष्ठ रोग के हर मरीज की जानकारी तुरंत जो स्वास्थ्य अधिकारी है उन तक पहुँचानी जरूरी होगी। इसका मतलब ये कि जो डिजीज़ है इसका सर्विलेंस किया जाए और
इसको हमें जो है समय पर पहचान और इलाज करके इसको फैलने से रोकना, जिससे भारत को जो लेप्रोसी फ्री इंडिया है, मतलब कि कुष्ठ रोग फ्री जो इंडिया है, वो बनाने में मदद मिल सके। ये जो फैसला है वो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो NELP होता है, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो इसके तहत जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों पर लिया गया है। Which Indian origin NASA astronaut has begun an 8-month ISS mission? तो भारतीय मूल के जो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनिल मेनन, तो इन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा जो है वो शुरू की है और वे कजाकिस्तान के जो है बैकोनूर कास्कोड्रोम से जो है सोयूज अंतरिक्ष यान के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए और इनका जो ये मिशन है वो लगभग 8 महीने लंबा जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी कि कजाकिस्तान से जो है सोयूज MS-21 स्पेसक्राफ्ट से ये बेसिकली जो है अब बोर्ड करेंगे कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, और 8 मंथ तक ये वहाँ पर रहेंगे। डॉक्टर अनिल मेनन ये इंडियन ओरिजिन एक नासा के एस्ट्रोनॉट हैं और इनका पहला ये स्पेस मिशन यहाँ पर होने वाला है। तो इस यात्रा में इनके साथ जो है रोसकोमोस जो कॉस्मोनॉट्स हैं अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है पेत्र दुर्ब्रो, तो और अन्ना किन्ना, ठीक है, तो अन्ना किकीना जो है ये भी साथ में जा रहे हैं और वे ISS जो एक्सपेडिशन 74 और 75 के सदस्य के तौर पर जो है वहाँ पर ये काम करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं उसको यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से भी उसको एक बार ट्रैक कर पाएँ। तो इस मिशन के दौरान पूरी टीम कई तरह के जो वैज्ञानिक प्रयोग होंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होंगे, मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, तो इन सबको जो है वहाँ पर करेगी। Which bird species has been successfully reintroduced in गिर? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुजरात का जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है तो इसके क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। जो गिर के जंगल हैं वहाँ पर जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है ना, लगभग 60 साल पहले जो स्थानीय रूप से ये एक्सटिंक्ट हो गया था और उसने लगातार चौथी साल जो है सफलतापूर्वक ब्रीड यहाँ पर किया है। तो कहीं ना कहीं पर जो है हम इसको आगे अपनी नई जनरेशन के लिए जो है प्रोटेक्ट करें ताकि लोग जो है ऐसे जो बहुत ही यूनिक वर्ड्स हैं इनको भी देख पाएँ। ये जो पक्षी है 1950 से 1960 के दशक के बीच जो है गिर के जंगलों से पूरी तरह गायब हो गया था और इसकी मुख्य वजह ये थी कि जंगलों का ख़त्म होना और उसे समय पर शिकार नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था। और अब जो है गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है रिलीज़ किया था 40 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स को 2 फिशेज़ में 21 से 23 में, और अब वहाँ पर सक्सेसफुली इन्होंने उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया है और वहाँ पर जो है ये अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वैज्ञानिक निगरानी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे ये बात सामने आई कि इन पक्षियों ने यहाँ के माहौल को अपना बना लिया है, हैबिटेट ऑप्ट कर लिया है और इन इलाकों में अपने टेरिटरीज बना लिए हैं। लगातार बच्चे ये अपने दे रहे हैं और भारत के सबसे सफल जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है उसका ये बड़ा हिस्सा यहाँ पर बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बोलेंगे इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के जो आधिकारिक शुभंकर, इसको मास्केट मयूर जो है इसका अभी इन्होंने जो अनावरण है वो यहाँ पर किया है। तो आपको पता होगा कि 22वीं जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसका जो अनावरण है वो मयूर है। ठीक है, तो इसको अभी इन्होंने इनॉग्रेट यहाँ पर किया है। ये जो शानदार चैंपियनशिप है वो नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा और पूछा सकता है कि ये जो 22वां एडिशन है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का, इसका जो मास्केट है वो क्या है, तो ये मयूर। ठीक है, तो इसको अभी रेखा गुप्ता ने अभी जो ऑफिशियल मास्केट है इसको अभी यहाँ पर इन्होंने जो है अनवेल किया हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर होगा, त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और आपको पता होगा कि जो मास्कट है मयूर जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से ये प्रेरित है। तो ये एकता, दोस्ती, खेल भावना और जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ पर ये दिखाता है। 25 से ज़्यादा देशों के जो कॉमनवेल्थ देश के खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द अल्ट्रा सेंसिटिव वेरेबल अमोनिया सेंसर? आपसे कहा गया कि अल्ट्रा सेंसिटिव जो पहनने वाले योग्य अमोनिया सेंसर है वो किस संस्था ने यहाँ पर विकसित किया है? तो बेंगलुरु की जो CENS बेंगलुरु है,
सेंटर फॉर द नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। तो इन यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है, तो एक पैसा पहनने योग्य सेंसर जो है ये बनाया है, जो असली टाइम में जो है आपको रियल टाइम अमोनिया गैस का पता यहाँ पर लगा सकता है। ये सेंसर बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है और अमोनिया की बेहद कम मात्रा, लगभग 313 जो ppb है, इसको आसानी से पकड़ सकता है, जिससे लोगों को खतरनाक गैस के संपर्क में आने से बचेगी। आपने देखा नहीं कि जब कहीं पर अमोनिया का रिसाव होता है तो वहाँ पर लोग सफोकेट हो जाते हैं, उनकी डेथ भी कई बार हो जाती है। तो इसके लिए जो है ये सेंसर अभी बनाया गया है साइंटिस्ट जो CNS बेंगलुरु के, तो उन्होंने एक बढ़िया काम यहाँ पर किया है। ये बेहतरीन रिसर्च है, इसको ACS सेंसर्स नाम की जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल है, इसमें पब्लिश किया गया, जो पहले योग्य तकनीकी और नैनो टेक्नोलॉजी में भारत की तरक्की को दिखाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ। ये लास्ट 5 क्वेश्चन हैं जो पिछले सेशन के थे, आप लोग यहाँ से मैच करा सकते हैं और इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो पूछेगा। करंट अफेयर्स फंडा की PDF आपको डेली, वीकली, मंथली सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हमारा ये फ़ोन नंबर है 8448169188, इस पर आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वंस अगेन गाइस।